ट्रंप के टैरिफ वॉर के ऐलान के बाद अमेरिका में तेजी से हालात बदल रहे हैं। इसे तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रशिया के इतिहास में एक बार लेकर चलते हैं। रूस पहले यूएसएसआर था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने 1991 में उसे इतिहास बना दिया और रूस का जन्म हुआ। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ट्रंप गोर्बाचेव के रास्ते पर चल चुके हैं। दोनों की पुरानी तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। कहा जा रहा है ट्रंप अमेरिका को गोर्बाचेव के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो अमेरिका के गोर्बाचेव बनते नजर आ रहे हैं। ट्रंप सिर्फ टैरिफ की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते, उनकी हर हरकत सुर्खियां बन जाती है। बड़बोले तो है ही, झूठ बोलने में भी ट्रंप का कोई सानी नहीं है। ताजा घटनाक्रम की आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर में ट्रंप को यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति गोर्बाचेव के साथ दिखाया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि उनकी बदलती नीतियां अमेरिका को गोर्बाचेव के रास्ते पर लेकर चल पड़ी और उनकी सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति वेंस यहां तक कह गए कि अगर राष्ट्रपति को कुछ होता है तो वो राष्ट्रपति की भूमिका में जाने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका के टैरिफ के सामने बिना झुके नई राह तलाश रहे प्रधानमंत्री मोदी, जिसका आगाज जापान से हो चुका है। जापान से ऐतिहासिक डील हो चुकी है। निवेश और कारोबार को बढ़ाने का मसौदा भी साइन हो चुका है, जबकि ट्रंप को अमेरिका में खूब खरी खोटी सुननी पड़ रही है। ट्रंप के पुराने सहयोगी भी भारत से रिश्ते में आई कड़वाहट को अमेरिका के लिए नुकसान का सौदा बता रहे हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है पर्दे के पीछे। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। ट्रंप का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पीटर नवारो जिसे कहते हैं, उनकी सोच में बदलाव आया और उनकी जुबान पर वो बात आ गई जो अब तक अमेरिका कहना नहीं चाह रहा था। अभी तक तो ट्रेड डील की बात कही जा रही थी, ट्रेड डेफिसिट की बात कही जा रही थी, रशियन ऑयल की बात कही जा रही थी और तमाम तरीके की चीजें कही जा रही थी। लेकिन यहां पर पीटर नवारो ने कुछ और खुलासा किया। तो शुरुआत के कुछ खुलासे तो वही है जो अभी तक वो बोलते आए हैं कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन में युद्ध जारी है। अगर भारत तेल लेना बंद कर दे तो वॉर बंद हो जाएगा। लेकिन जो असली दर्द छुपा हुआ है वो अब जाहिर हुआ है। नवारो का कहना है कि भारत तो अमेरिका से हथियार ही नहीं खरीद रहा है। चूंकि अमेरिका हथियार के मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जितनी भी हथियारों की डील हो वो सब अमेरिका से हो। भारत दुनिया के किसी दूसरे देश से कोई भी हथियार ना ले। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में वेस्टर्न मीडिया साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भी राफेल को कितना बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि भारत का फ्रांस के साथ राफेल समझौता भी बहुत सुर्खियों में रहा और अब हमने राफेल के बाद राफेल एम का समझौता भी कर लिया, राफेल मरीन। यह बात अमेरिका को थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इसके अलावा रूस के साथ रक्षा सौदा है ही। S-400 को लेकर हमने नई डील कर ली है। S-400 की नई डिमांड रख दी है रशिया के सामने। भारत चाहता है कि रक्षा बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अमेरिका को लड़ाकू विमान या दूसरे रक्षा प्रणाली से जुड़े हथियार जो बेचना चाहता है उसको लेकर विचार किया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कि अमेरिकी हथियार जो विचार में नहीं लाए जाते हैं, लेकिन अमेरिकी हथियार एक तो महंगे बहुत है, ऊपर से अमेरिकी हथियारों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। F-16 को विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसेन से मार गिराया था, आपको याद होगा। अब अमेरिका का F-16 आपके सामने है और कोची में जो F-35 की फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे हैंगर से ले जाया जा रहा है। अब F-16 और F-35 ये दोनों बहुत उन्नत फाइटर जेट है अमेरिका के, लेकिन कोई विश्वास करे तो करे कैसे। पोलैंड में एयर शो चल रहा था,
हादसे की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन F-16 बहुत कारगर रहा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए, अमेरिका की चाटुकारिता करनी हो तो F-16 की तारीफ कर दीजिए कि भाई बहुत शानदार फाइटर जेट है, ये कर देता है, वो कर देता है। F-35 की भी तारीफ कर दीजिए कि इसको जो है वो रनवे नहीं चाहिए होता है, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंड कर जाता है। लेकिन ये हथियार किस काम के? तस्वीर आपके सामने है। F-16 के क्रैश का एक लंबा इतिहास रहा है, F-35 की तकनीकी खराबी का एक लंबा इतिहास रहा है। ऊपर से ये कॉस्टली इतने हैं कि इनको खरीदने में, इनके मेंटेनेंस में दुनिया भर का खर्चा है। लेकिन इसके मुकाबले राफेल सस्ता पड़ता है, राफेल की विश्वसनीयता है। हमने कई और देशों से कई और सामान लिए। ऐसे सूरत में इंडिया का अमेरिका के हथियारों पर विश्वास करना पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 फ्री में देता है, क्या तो उसको आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है? कमाल का मजाक चल रहा है। और उसी F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है, क्या तो कि भारत हमें जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है, हम पर हमला कर रहा है। जो F-16 पाकिस्तान के पास है, वही टेक्नोलॉजी क्यों खरीदे? और इस बात की क्या गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप या आने वाला कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका का वो पाकिस्तान को F-35 नहीं देगा? पाकिस्तान में अमेरिकी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकी बता रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका के कई हथियार वापस आएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में कह दिया कि हमारी साझेदारी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के साथ पीएम मोदी ने दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने के लिए जापान के पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद जापान भारत में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगा, जिसके लिए खनिज से जुड़े समझौते पर MOU साइन हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और भारत का दुनिया के विकास में 18% का योगदान है। साथ ही जापान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनाओ और दुनिया के लिए बनाओ, यानी भारत निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हालांकि चाइना पर अभी बैन है, हो सकता है चाइना जा रहे हैं और चाइना में भी भारत यह ऐलान करे कि चाइनीज इन्वेस्टर भी आकर इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। रविवार को जिनपिंग से मुलाकात होने वाली, हो सकता है कि पुतिन से भी 1-to-1 मुलाकात हो। कहा जा रहा है कि भारत, रूस, चीन, RIC की तिकड़ी अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। इसलिए आज का बड़ा सवाल यह है, क्या हथियारों वाली असली कहानी अमेरिका की जो दिल में थी वो जुबान पर आ गई? और ग्लोबल साउथ में जो डायनामिक्स है वो तेजी से बदल रहे हैं, जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका टैरिफ के आड़ में ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। इसके अलावा हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर भरत बरई जुड़ रहे हैं, चेयरमैन USICF। डॉक्टर CA अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंस गुरु। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मैं जो रुख करूंगा वो हमारे मेहमानों में स्वर्ण सिंह जी का रुख करते हैं, और मैं समझना चाह रहा हूं कि पीट नवारो जो कह रहे हैं कि भारत हमसे हथियार नहीं लेता है, और हमने F-35 और F-16 की रिलायबिलिटी अभी दिखाई दर्शकों को, तो सवाल यह है कि क्या ये असली खेल अमेरिकी हथियारों का है? क्योंकि अमेरिका में हथियार और IT सर्विसेज, दो ही चीज मेजरली तौर पर हथियार दुनिया को अमेरिका देता है। देखिए, सबसे पहले तो पीटर नवारो कौन है ये थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। हार्वर्ड से उनका PhD है और साउथ कैलिफोर्निया में इकोनॉमिक्स या बिजनेस के प्रोफेसर हैं वो, और 2016 से पहले उनको चीन पर एक विशेषज्ञ की नजर से उनको देखते थे।
और जब चुनाव हुआ पहला राष्ट्रपति ट्रंप का, तब से वो राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े खासम खास एक तरह से बन गए। और धीरे धीरे आज हालत ये है कि चाहे वो आप कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें या ट्रेजरी सेक्रेटरी की बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रभाव आज ट्रंप की नीति में है वो आज पीटर नवारो का है। और पीटर नवारो करीब 20 साल से लगातार ये कहते आए हैं, अभी नहीं कह रहे, लगातार कहते आए हैं कि टैरिफ्स को बढ़ाकर अमेरिका को अपने विश्व में प्रभाव बढ़ाना चाहिए। और चीन की लगातार बात करते रहे, फिर 2016 से भारत की भी बात करते रहे। तो जब पहले कार्यकाल में टैरिफ वॉर्स की आप याद करें चीन के साथ हुई थी, उसके पीछे भी पीटर नवारो थे। तो लगातार ये आक्रामक रुख और टैरिफ को लेकर वेपनाइजेशन की जो एक कोशिश है वो हमेशा से उनकी तरफ से रही है। पर आज वो हथियारों की बात उसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक है, करीब 25-27% दुनिया के सारे हथियार अमेरिका से ही जाते हैं, और भारत एक बड़े रक्षा उपकरणों के आयातक के रूप में है। हालांकि भारत ने वर्ल्ड वाइड पूरा मार्केट में तो जोर हिस्सेदारी आई थिंक 50% से ज्यादा है अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स की। तो उनकी कोशिश ये है कि किस तरह से लगातार दबाव प्रभाव बनाया जाए। पर आपको ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के हथियार खरीदना ये भारत की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। लगातार क्योंकि भारत रूस से जुड़ा रहा है, उससे पहले सोवियत संघ से जुड़ा रहा है हथियारों को लेकर, तो ये जो शंकाएं हैं अमेरिका के अंदर है कि वो अपनी तकनीक भारत को देना नहीं चाहते, तकनीक हस्तांतरण नहीं करना चाहते। चाहे वो जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात होती है, जीई 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है, भारत उसकी सहायता कर रहा है, तब भी वो हमें तकनीक पहुंचाने में हमेशा उनको शंकाएं बनी रहती हैं। तो सर 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट भारत साइन कर तेजस चुका है एम अमेरिका के के साथ। तकनीक तेजस MK1 में हमें 2 साल से झुलाया हुआ अमेरिका, इंजन देने को तैयार नहीं। अभी हमने जी के साथ G141 इंजन के लिए फिर से 1 बिलियन का डील किया टाटा ने। नहीं, जी का तो अपना दिवालिया हो गया, इसलिए उनकी वजह है कि वो इंजन बनाकर हमें पहुंचा नहीं पा रहे। उसके लिए भी भारत को उनको सहायता करनी पड़ेगी, ताकि भारत उनको पैसे दे, ताकि वो काम शुरू करें और वो इंजन भारत तक पहुंचाए। तो उनकी अपनी उत्पादन में परेशानी है, उनकी अपनी तकनीक जी, हस्तांतरण में परेशानी है। और अब ये जो आपस में तनाव बना हुआ है, इस सब को लेकर ये सब खाली बातें हैं। ऐसा नहीं कि भारत यदि पूछेगा कि हमें F-35 या प्रेडेटर ड्रोन्स चाहिए या कोई दूसरी तकनीक चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो हमें देने को तैयार हो जाएंगे। वो चिंताएं उनकी तरफ से ज्यादा है। भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाकर आगे कहा है, 20 साल से लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि रूस के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए, इंडिजनाइजेशन को बढ़ाया जाए, मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाए। पर अमेरिका तो उसमें हिस्सेदारी लेना ही नहीं चाहता। रूस हिस्सेदारी ले रहा है उसमें भी, चाहे वो नवाकार हो, विकास हो, शोध हो, उत्पादन हो। रक्षा उपकरणों में रूस अपना लगातार नीति में बदलाव लाता आया है, जबकि अमेरिका उस तरह से तकनीक का हस्तांतरण नहीं करना चाहता है। इसीलिए भारत यदि उनसे कुछ मांग करेगा भी, तो इतिहास गवाह है कि वो हमें इस तरह की तकनीक देने में हमेशा संकुचित, उनको चिंता रहती है। तो ये खाली कहने की बात है, और उनकी कल क्या बात बदल जाएगी, और हमेशा कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, कहते हैं, लिखते हैं। तो खाली ये डेस्परेट सिचुएशन की मुझे लगता है बात है। उसके पीछे मुद्दा साफ है कि भारत उनको नोबेल प्राइज नहीं लेने दे रहा, उनको ऐसा लगता है। बरई साहब के पास जा रहा हूं। डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन US ICF हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरई साहब, क्या मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर पीट नवारो की? अच्छा, पीट नवारो के दिमाग में इतना जहर भारत के खिलाफ कहां से आया? कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। अभी कहते हैं आई लव इंडिया, देखो मुझे इंडिया से बड़ा प्यार है, उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं कि भाई इंडिया जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा। देखो हर देश अपने अपने हित में जो करना चाहिए वो करता है। भारत देश बड़ी महासत्ता बन रहा है, तो उनको अपने हिस्से में जो भी करना चाहिए बेस्ट इंटरेस्ट में वही करना है। हाँ, ट्रम्प साहब को हथियार बेचना है, और अगर भारत के लिए वो डील अच्छा है, वो हथियार की हमें ज़रूरत है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अमेरिका से भी लेना चाहिए, रूस से भी लेना चाहिए, इजराइल से भी लेना चाहिए।
लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको महासत्ता बनता है तो जितने हथियार खुद ले सकते हो वो सब हथियार भारत में ही बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये बोलेगा हमने ये बैन लगा दिया, हमने और स्पेयर पार्ट नहीं दिया। तो जितने हथियार भारत में बन सकते हैं वो भारत देश में ही बनाना चाहिए, और फिर उसकी जैसी जरूरत हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको लेना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी आई है, आज जेफरीज जो इन्वेस्टमेंट बड़ी बैंकर हैं, उन्होंने बोला है कि ट्रंप साहब को ऐसी आशा थी कि वो भारत और पाकिस्तान में समझौता कराएंगे कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन ट्रंप साहब भूल गए कि भारत 5,000 देश पुरानी संस्कृति है, सबसे बड़ी देश है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको भी अपना गर्व है। अगर अमेरिका सबसे रिच देश है, फर्स्ट नंबर इकोनॉमी है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भारत को बताए कि भाई आप नंबर 4 इकोनॉमी है तो हमारा मान लो। उनको कुछ भी करना है तो भारत और पाकिस्तान को इक्वल सोचना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान तो एक निकम्मा देश है, अपने देश के नागरिकों के लिए भी कुछ नहीं करता है। वो जो करता है मिलिट्री ऑफिसर्स और जो पॉलिटिक्स में है वो सब करप्ट लोग हैं, अपने ही लिए करते हैं। और टेररिज्म में तो पाकिस्तान नंबर 1 देश है। वो भूल गए कि ओसामा बिन लादेन और दूसरे जो टेररिस्ट सारी दुनिया में कर रहे थे वो सब पाकिस्तान से आए थे। तो अगर अमेरिका को कुछ करना है तो पहले पाकिस्तान को बनाना चाहिए कि आप लोकतंत्र हो जाओ, आपके लोगों, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करो और टेररिज्म बंद कर दो। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर को सम्मानित कर रहे हैं, लंच करा रहे हैं व्हाइट हाउस बुलाकर। भारत ऐसे ही थोड़ी नाराज हुआ है। मैं मेजर साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं चुग साहब आपके पास आ रहा हूं। हमने ऐसा नहीं अमेरिका से डिफेंस के सामान नहीं खरीदे, हमने बहुत सारे सामान खरीदे हैं। हाल ही में हमने अपाचे लिया है जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है, हमने चिनूक लिया है जो कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा कई सारे कार्गो विमान है सेना के पास जो अमेरिका से आए हैं। तो ये हमारी नीति तटस्थ नहीं, हमें जहां से रिलायबल लगता है वहां से लेते हैं। तेल के मामले में भी यही कहानी, हमें जहां सस्ता तेल मिलता है वहां से लेते हैं। ये दादागिरी करना कि नहीं हमसे ही लेना पड़ेगा वरना टैरिफ से हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, ये तो चलने वाला नहीं है। विवेक, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कुछ बोलने से पहले मैं सकता हूँ कि विवेक आपका काफी देखता हूँ और मैं आप अमल कर रहे हैं, अमल काम भी करते हैं, तो हमें पता है आप एंकर देश में हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रम्प। देखिए एक बात सामने आई है, वो बट बताइए आप ये एक चीज है। मिर्जा साहब आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, मैं एक बार पीसीआर से चेक कराता हूं, तब मैं चुग साहब से जवाब ले लेता हूं। चुग साहब, भारत यूएस का जो व्यापार है उससे ज्यादा तो यूएस रशिया का व्यापार है, उससे ज्यादा रशिया चाइना का व्यापार है। तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं पूरी दुनिया में, और खुद ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं बेवकूफ बना के। नमस्कार है जी, जय भारत है। देखिए, पहले लास्ट हमारे इंटरेक्शन में भी मैंने आपको एक डिफरेंट एंगल बताया था कि गेम कुछ और है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट कोट करता हूँ हेनरी किसिंगर की। हेनरी किसिंगर एक बहुत बड़े क्या कहते हैं डिप्लोमेट रहे हैं यूएस की तरफ से, उनकी स्टेटमेंट है कि इट इज़ डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, एंड साथ में ये भी कहते हैं बट इट इज़ रियली फैटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। ओहो हो, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के आप एनिमी हैं तो डेंजरस है भाई, मगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो और भी ज़्यादा फैटल है। तो अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी शुरू से समझते हैं एक बैकएंड पे जाके कि जो यूएस है वो यूएस एक तरह से डीप स्टेट का एक प्लेयर है। एंग्लो सैक्सन जो लोग हैं वो वहां पे सेटल हुए, जो नेटिव रेड इंडियंस जो थे उनको मारा गया, एंड अल्टीमेटली वहां पे सेटलमेंट के बाद वहां पे एक डीप स्टेट का एक वर्चस्व खड़ा हुआ जिनका पर्पस ये है कि वर्ल्ड में एक तरह से पैसा और पावर उनके कंट्रोल में हो, जो कि पहले यूके से, पोर्तुगल से, स्पेन से हिस्ट्री गवाह है, वो वहां से कंट्रोल करते थे, वो यूएस से कंट्रोल कर रहे हैं। अब यूएस की पॉलिसी कैसे बनाई है, वो ये बनाई है कि एक तरफ डिप्लोमेसी खेलो और एक तरफ डिवीजन खेलो, यानी कि एक तरफ कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दो और दूसरे कंट्री को हथियार दे दो, ताकि हथियार भी बिकेंगे और सैंक्शंस लगा के उस कंट्री को डराओ तो वहां से रिसोर्सेज भी निकलेंगे। यानी एक तरफ रिसोर्सेज हथिया लो, वहां पे अपना एयर बेस बना लो, नेवी बेस बना लो, या साथ में वहां पे एक तरह से हम उनसे
डील करके एक तरह से वेपन्स की एक तरह से डील कर लें, एंड साथ में ओवरऑल क्या है, अल्टीमेटली यूएस को जितने भी पैसे छापने हैं डॉलर के तौर पे, उसकी जो यूएस ट्रेजरीज हैं वो वर्ल्ड का हर कंट्री डर के मारे हमेशा खरीदता रहे। ये मुद्दा है। अब समझते हैं कि चाइना की पॉलिसी और रशिया की पॉलिसी के तहत क्यों यूएस नाराज रहा और अब इंडिया से नाराज क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी यूएस के अगेंस्ट ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल पैदा होता है, जो कि जो यूएसएसआर के तौर पे जब शुरू हुआ तो जॉर्ज सोरोस को खड़ा किया ताकि ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल यूएसएसआर ना कर पाए और वहां पे यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ। यही सेम जी जिनपिंग कर रहा था, इसलिए ट्रंप को खड़ा किया गया बाय द डीप स्टेट ताकि एक तरह से ऑल्टरनेटिव सिस्टम ना खड़ा हो। यहां पे अब भारत भी ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ही पैदा कर रहा है जहां पे डीप स्टेट नाराज है ऑब्वियसली। एंड इसका सिंपल एग्जांपल है, जो मेजर नाराजगी ट्रंप की या डीप स्टेट की भारत के अगेंस्ट कहां पे डिप्लॉय हुई, जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में हैंगर में जहां पे F-16 खड़े थे जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी वीक हमने प्रूफ कर दी कि वो टेक ऑफ भी नहीं कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, एंड हमारी सीधा मिसाइल ने अंदाजा, ये ध्यान रहे एयर चीफ मार्शल जी की स्टेटमेंट है, रिपेयर हैंगर में F-16 हमने मारे। रिपेयर हैंगर का मतलब वहां पे अंदाजन 6 से 12 F-16 होंगे जो हमने मारे हैं, क्योंकि नॉर्मली हैंगर्स भी 3 तरह के होते हैं और रिपेयर हैंगर में 1 नहीं 2 नहीं, नॉर्मली 6 से 12 F-16 होते हैं और वो सारे खत्म, यानी टेक्नोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं टेक ऑफ ही नहीं कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और वहां पे कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि उनके एयर स्क्वाड्रन लीडर्स वगैरह कहीं ना कहीं मारे गए हैं, जिसकी स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियली आई नहीं है। वहां से आप समझो उनकी वेपन इंडस्ट्री एकदम से डिक्लाइन मोड में चली गई और भारत की एकदम से उभर के आई। अब साथ में लेटेस्ट पोजीशन क्या है कि यूएस की ना तो जापान के साथ चल रही है ना चाइना के साथ चल रही है, वहां पे कनाडा भी कह रहा है मैं तेरी यूएस ट्रेजरीज बेच दूंगा, यूरोप कह रहा है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। अब यूएस लेटेस्ट क्या कर रहा है, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला को 4 वॉरशिप्स के साथ घेर रहा है, हर वॉरशिप में 100 मिसाइल्स हैं और साथ में पूरा एयर फ्लीट है